सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं शानी जी द्वारा रचित कहानी चहलुम। अचानक फिर मर्दाने में इतने जोर का कहकहा उठा कि मरियम चौंक कर सीधी बैठ गई। अब की बार सहना मुश्किल हो गया था। वह चाहती थी कि बस एक बार उन खुदा के बंदों को देख ले जो गमी का खाना खाने आए थे और मौका महल का, जिन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं था। पर यह भी संभव नहीं हुआ। आंगन के बीचों बीच मर्दाने और जनाने को अलग अलग करने के लिए एक बड़ा सा पर्दा तना हुआ था। उस पार देखना सचमुच कठिन था। कोई आधे घंटे से लोग रह रहकर हंस रहे थे, पर इस बार शायद किसी बात पर हंसी का दौर ऐसा चला कि कुछ लोग हंसते हंसते खांसने लगे। तौबा! पान की पीक एक कोने में फेंक कर हजियाइन दादी जनाने में बड़बड़ाई। ये मुँह हंस किस बात पर रहे हैं? मास्टर साहब के संगी साथी हैं जी, सर्किल साहब की बीबी ने जैसे उधर का पक्ष लेते हुए समझाया। हम उम्र आपस में मिल बैठते हैं तो हंसी दिल्लगी तो चलती ही है। आए, ऐसी भी क्या हंसी मुई? हजियाइन दादी ने आंखें तरेर कर करारा जवाब दिया। कुछ तो मौके का ख्याल रखना चाहिए। वही चहल्लुम की दावत है, कोई वलीमा खाना तो है नहीं। सर्किल साहब की बीवी ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे दाहिनी जांघ हिलाती हुई वह गोद में पड़ी बच्ची को थपकियां देने लगी। हजियाइन दादी थोड़ी देर मुंह चलाती हुई चुपचाप पान की लुगदी बनाती रही। फिर जैसे सबको सुनाती हुई बोली, हाँ ठीक ही तो है। जिसकी जान गई उसकी गई। नसीब फूटे होंगे मरियम के, हमें तुम्हें क्या। हम लोगों के लिए तो चहल्लुम भी जश्न हो जाता है। सुनकर दूर बैठी मरियम जैसे फिर उमड़ आई। कांपते होठों को रोक कर भींच कर वह अपनी रुलाई रोकना चाहती थी, लेकिन हजियाइन दादी ने मानो भीतर के घाव को छू दिया था। जल्दी जल्दी पीछे का पल्लू टटोल कर उसने मुंह में ठूस लिया और निशब्द रोने लगी। जनाने में अब बिल्कुल गिनी चुनी औरतें रह गई थी। कुछ घर घराने की, कुछ दूर दराज के रिश्तेदार और एक दो वे जो कामकाज के लिए आग्रह पूर्वक ठहरा ली गई थी। थोड़ी देर पहले घर में जो गहमा गहमी और भागदौड़ मची थी उसका अब नाम भी न था। यूं वातावरण में बिरयानी की महक अब भी थी। फर्श पर आए गए लोगों के निशान धीरे धीरे मिट रहे थे। कुएं के पास लगातार धुल रहे बर्तनों के पटके जाने की खनाक खनाक की आवाज आ रही थी। उसके बगल वाले घूरे पर झूठी थालियों से निकला हुआ जख्मी खाना जमा हो रहा था। सभी अपने अपने में लगे हैं। मरियम ने धुंधलाई आंखों से देखकर सोचा, कोई किसी को नहीं देख रहा। किसी को ख्याल नहीं कि मरियम कहाँ बैठी है। कोई नहीं जानता कि उसकी अभागी बेटी गुलशन किस अंधेरे कोने में मुंह ढक के पड़ी है। रायपुर वाली ननद हंस हंस कर काम कर रही थी। उनकी जवान ब्याहता लड़की ने उम्दा साड़ी पहन रखी थी। जब वह किसी से मुस्कुराकर बातें करती तो उसके कान के झुमके झिलमिला उठते। मर्दाने में बैठे मास्टर साहब के दोस्तों को थोड़ी थोड़ी देर में किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ती थी। जल्दी करने के लिए जब मास्टर साहब खुद पर्दे के इस पार आ जाते तो उन्हें देखकर विश्वास ही नहीं होता। चेहरे से ये बिल्कुल नहीं लगता कि अभी कुछ दिन पहले ही उनके साले का इंतकाल हुआ है। अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, हमदर्द और अपने पराये से लेकर बर्तन साफ करने वाली बड़ी बी तक जैसे सब उस घटना को भूल गए हैं। जैसे उन्हें यह भी याद नहीं कि अभी कुछ दिनों पहले सबके सब किस बात पर रो रहे थे। जैसे यह भी नजर की ओट हो गया है कि शाम 6 बजे से लेकर अब तक ये जो सैकड़ों लोग आए गए उसका आधार क्या है। थोड़ा पीछे खिसक कर मरियम ने खंबे पर सिर टेक दिया। अब उसके चेहरे पर अंधेरा पड़ गया था। वह सबको देख रही थी, केवल उसी पर किसी की निगाह न थी। उसने सुबकियों में सना हुआ एक लंबा निश्वास लिया और धीरे धीरे आंसू ढालने लगी। क्या सचमुच ये सारी चहल पहल चहल्लुम की है, और वह भी उसके मियाँ की? क्या वास्तव में सिराज मियाँ अब कभी लौट कर नहीं आएंगे? क्या मरियम उन्हें कभी नहीं देख सकेगी? गुलशन क्या सच ही अनाथ हो गई है? और अगर यह सच है तो उसके ये सारे अपने
पराए ऐसे क्षण में भी दूर दूर क्यों लगते हैं इतने। पर नहीं सोचा मरियम ने, हजियाइन दादी की बात अभी चाहे मरहम का काम करे, हकीकत में वह सच नहीं है। भला सही अर्थों में किसी के भी दुख का सहभागी कौन होता है? संवेदना प्रकट करना एक बात है और उसे ज्यों का त्यों भोगना दूसरी। अभी कुछ दिनों पहले जब खुद उसकी बहन का शौहर गुजर गया था तो और लोगों के साथ मातम पुरसी करने मरियम भी गई थी। बहन दहाड़े मारकर रो रही थी, जोर जोर से छाती कूट रही थी और बिलख बिलख कर खुदा का गिला कर रही थी। उसके साथ साथ बहुत से लोग रोए। मरियम को भी रोना आया था, पर थोड़ी देर बाद बहन का रोना खुद उसे भी खलने लगा था। बुढ़ियों की तरह उसने समझाया था, चुप करो हुस्ना, अल्लाह पर कोई जबरदस्ती तो है नहीं, खुदा के वास्ते ना सही बच्चों के वास्ते सब्र कर। अब भागिन रोना तो अब तुझे जिंदगी भर है। तब वह क्या जानती थी कि इतनी जल्दी ऐसे जुमले उसे भी एक दिन सुनने पड़ेंगे और तभी उसकी असलियत का पूरा पूरा एहसास हो सकेगा। फिर बहन के शौहर की बात यूं भी अलग थी। वह अच्छा खासा जवान, तंदुरुस्त और मिलनसार आदमी था। 4 दिनों के बुखार से अचानक चल बसेगा यह किसी ने कल्पना भी ना की थी। अतः उसके हमदर्दों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक थी। सिराज मियाँ दूसरी तरह के आदमी थे, स्वभाव से दब्बू, अड़ियल और नशे के शौक के कारण अलग थलग रहने वाले। शायद यही नशा था जिसने उन्हें अंत में कहीं का नहीं रखा और एक दिन मरियम को माथा पकड़कर बैठ जाना पड़ा। प्राइवेट मोटर कंपनी की नौकरी थी, न सुबह का ठिकाना था न शाम का। वहीं कहीं से शायद ये पीने पिलाने का रोग ले आए थे जो धीरे धीरे करके उनकी जान ही ले गया। ऊंट रे ऊंट, तेरी कौन सी कलम सीधी, अक्सर सिराज मियाँ हंस कर कहते, खास तौर पर तब जब मरियम उनके पीने का विरोध करके कस्में खिलाती और जोर जोर से रोने लगती। ना पीता था तो क्या और पीने ही लगा तो क्या। वह समझदारों जैसी हंसी हंस कर दलीलें रखते, यों भी आगे पीछे के लिए है कौन, एक गुलशन है, वह भी वक्त आने पर अपने घर चली जाएगी। रह गए वही हम मियाँ बीबी। लेकिन मियाँ बीबी रहने के लिए भी तो पैसों के अलावा और भी कई चीजें चाहिए थी, विशेषकर अच्छी सेहत और स्वस्थ शरीर, जिसका सिराज मियाँ के पास अभाव था। निहायत काला रंग, चेहरे के ऊबड़ खाबड़ नक्श, दुबला पतला लिफाफिया बदन और बीमार बीमार सी आंखें, सिराज मियाँ का यही हुलिया था। इस पर अब शराब के सितम ने उन्हें उस हाल पर पहुंचा दिया था जहां से लौट कर वापस आना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होता। धीरे धीरे उनका शरीर खोखला होता गया और दुनिया जहान की बीमारियों ने उन्हें एक साथ घेर लिया। यहाँ तक कि बात बात में वह केवल दवाओं और इंजेक्शन के सहारे चलने लगे थे। वह महीनों बीमार रहते और किसी को दिखाई भी देते तो हांफते हुए बदहवास दवाखानों या अस्पतालों के आसपास। ऐसे शरीर का उठ जाना किसी के लिए ताज्जुब की बात न थी। हैरत तो इस बात पर थी कि सिराज मियाँ ने एकाएक धोखा दिया। जब लंबी लंबी बीमारियां आईं, माँ बेटी दोनों आस तोड़ बैठी और रिश्तेदार भी ऊबने लगे और मरियम की मरी हुई आशाओं में कोपलें फूट आईं। ऊपर से देखने पर कुछ भी नहीं था। तबीयत में ना तो कोई गड़बड़ी और ना कोई खराबी। एक दिन शाम को लौटे तो परेशान रहे। मालूम हुआ कि उनका तबादला जगदलपुर से बाहर कर दिया गया था। वह जाना नहीं चाहते थे। दूसरी सुबह अचानक रायपुर निकल गए। पैसे मांगते वक्त केवल इतना कहा, मम्मू अपनी बदली का ऑर्डर रद्द करवाने के लिए रायपुर जा रहा हूँ। लंबे 27 बरसों की ब्याही जिंदगी का अंतिम जुमला बस यही था। फिर मरियम ने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा सिवाय इसके कि एक रात रायपुर से चलने वाली बस आकर उनके घर के सामने खड़ी हो गई। 3-4 लोगों ने सिराज मियाँ का शव उतार दिया और अलग हट गए। हाय हाय, ऐसा ना करो आपा, बेग के पास रायपुर वाली ननद किसी से मिन्नत भरे स्वर में कह रही थी। तुमने मेरी बात ना रखी तो बेहद अफसोस होगा। आंसू पहुंचकर मरियम उधर देखने लगी। हालांकि दावत पर आई अधिकतर औरतें कभी की जा चुकी थीं, लेकिन उनमें से कुछ जानबूझकर ठहरा ली गई थीं। ठहर कर अंत में खाने का मतलब साफ है। ऐसे नसीब वाले एक तो आम लोगों के साथ मिलकर खाने की जहमत से बचते हैं, दूसरे आखिर का खाना और किस्म का होता है। ऐसे लोगों के लिए फर्श अलग, दस्तरखान अलग,
खाना भी वह है जो खास तौर से अलगा कर रख लिया जाता है और कई तरह के उम्दा सालनों के साथ मेहमानों को दिया जाता है। उस औरत की ऊंची कीमत की उम्दा साड़ी, बदन के जेवर और अलग सलेग की बेपरवाही से मरियम को विश्वास हो गया है कि वह ऐसी ही मेहमान होगी। नन्नत के इसरार का जवाब देते हुए उसने मुस्कुरा कर कहा, मैंने भाईजान के लिए रख दिया है। जानती हूँ आखिर वह नहीं ही आएंगे। अर्ज सिर्फ इतनी है कि इनकार ना करो और तुम्हें ढोना भी नहीं पड़ेगा। मैं साथ में बड़ी भी को भेज रही हूँ। मरियम की आंखों की कोर में 2 बूंदें अटकी थरथरा रही थीं। पलक झपक कर उन्हें धीरे से ढालती हुई वह दीवार से टिक गई। सिराज मियाँ की बहन क्या यही है? उसने लौटते हुए मेहमान, खाने की बर्तन उठाए बड़ी बी और ननद की ओर देखकर सोचा था। भाई की लाश के सामने उस दिन जो बेतहाशा सिर धुन रही थी, वह औरत इसमें कहाँ छिपी बैठी है? क्या यहाँ से वहां तक केवल दस्तूर ही दस्तूर है? वह दिन आज भी ज्यों का त्यों नजरों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। 2-3 माह से ननद जगदलपुर आकर ठहरी हुई थी। सिराज मियाँ की लंबी बीमारियों का जमाना था और जमीन जायदाद को लेकर भाई बहन में मलाल भी आ गया था। उस दिन सिराज मियाँ अस्पताल से लौटे तो जाने क्या मन में आया कि सीधे बहन के पास जा बैठे। यूं उनकी आदत न थी, पर बड़ी देर तक वे हंस हंस कर इधर उधर की या बीमारी तथा अपनी बातें करते हुए बैठे रहे और उसी सिलसिले में बोले थे, और आज डॉक्टर ने क्या कहा जानती हो? कहने लगा, सिराज मियाँ तुम्हारी जिंदगी वाकई बड़ी लंबी है, वरना ऐसी ऐसी बीमारियों में फंसकर भी तुम निकल आते यह मुमकिन न था। खुदा मालूम जाने या अनजाने नंद के मुंह से अचानक निकल गया, तुम्हें जाने अनजाने क्या होने को है? मरने वाले ऐसे नहीं होते। बस बात इतनी थी, लेकिन मरियम के सामने आकर सिराज मियाँ बच्चों की तरह रो पड़े थे। कहा, देखती हो मैं घर वालों के लिए ही भारी हो गया हूँ, और तो और बहन भी चाहती है कि मर जाऊं। सुनकर मरियम भी रोई, गुलशन भी, और बात आई गई हो गई। उसके अगले दिन ही उन्हें तबादले का ऑर्डर मिला और 1 दिन बाद वह रायपुर चले गए। वहां हफ्ते भर रहकर क्या किया खुदा जाने। एक सुबह अचानक जगदलपुर के लिए बस में आ बैठे, पर वह सफर आधी राह में ही टूट गया। कांकेर पहुंचने पर कंडक्टर ने चाय के लिए उन्हें जगाया तो उनका सिर एक और लटक गया। वह मर चुके थे। सिराज मियाँ के निर्जीव शरीर के सामने उस दिन यही कह कहकर नन्नद रोती थी कि भैया ने माफी मांगने का भी वक्त नहीं दिया। हाय अल्लाह, इस सदमे को किस तरह ढूंढूं? वही सदमा चहलुम आते न आते क्या इस कदर धुंधला गया? किसी के आहट से सहसा मरियम ने पलट कर देखा। जो शरीर पास आकर ठिठक गया था, उसके घुटनों से लेकर नीचे तक का गरारा उतना ही परिचित था जितनी कि स्वयं गुलशन और उसके शरीर से हर उठने वाली हल्दी मसाले की गंध। अम्मा, एक स्वर उभर कर मरियम के पास बैठ गया। गुलशन ही थी। वैसे माहौल में ऐसी फंसी हुई आवाज और किसकी होती? बाल उसके वीरान वीरान कपड़ों पर ढेरों सलवटें, आंखें सूजी हुई और बाएं गाल पर चारपाई के बांध के गड़ने का चिन्ह। चलकर थोड़ा बहुत खा लो। पास बैठकर गुलशन ने उठे हुए घुटने पर चेहरा रख लिया और दूसरी ओर देखती हुई यूं बोली जैसे किसी और से कह रही हो। किसी ने पेट्रोमैक्स उठाकर उसकी जगह बदल दी थी। अब वह ऐसी जगह रख दिया गया था कि उसका प्रकाश नीचे से लेकर ऊपर तक फैल गया था। आंगन या पड़ोस के कई पेड़ जो पहले अंधों की तरह अंधेरे में खड़े थे, अब साफ देखे जा सकते थे। न रोकी जाए तो रोशनी कहाँ कहाँ नहीं पहुंचती। सचमुच किसी का कुछ नहीं गया। एक टक अपनी बेटी की ओर देखते हुए मरियम के मन में आया, और तो और एक हद तक स्वयं उसका आहित भी उस सीमा तक नहीं हुआ जिसके पार उसकी अभागी बेटी गुलशन खड़ी है। मरियम का जी एकाएक दोहरी करुणा से भर गया। वाकई इस बदनसीब का अब क्या होगा? तू तो बेकार मरी जाती है मम्मो, सिराज मियाँ ने कई बार लाड़ में भरकर कहा था। आज घर घर कुंवारी लड़कियां बैठी हैं। मैं कईयों को जानता हूँ जो अनब्याही ही बूढ़ी हो गई हैं। कम से कम उनसे तो मेरी बेटी के नसीब अच्छे हैं। क्या हुआ जो पान की रस्म के बाद रिश्ता टूट गया? लड़की अच्छी हो तो 1000 लड़के मिलते हैं।
1-2 साल पहले निहायत धूमधाम से गुलशन के पान हुए थे, लेकिन वह रिश्ता बन नहीं पाया। लड़के वालों ने कोई नुक्स निकाल कर संबंध तोड़ लिया और शादी नहीं हो पाई। वैसे भी सिराज मियाँ ने सही बात नहीं कही थी। अच्छी लड़की से जो मुराद उनकी थी वह गुलशन के सामने कतई गलत थी। फिर भी मरियम ने कभी विरोध नहीं किया। जैसे मन ही मन उस झूठी तसल्ली से आश्वस्त होकर वह बैठ गई हो कि गुलशन में रूप ना हो, काली कलूटी ही सही, लेकिन निश्चय ही अच्छी लड़कियों में उसका शुमार तो होना ही चाहिए। और पैसों की फिक्र, अरे तौबा करो, यह फिक्र उन्हें हो जिनकी कई बेटियां बैठी हों। हमें क्या, ले देकर एक ही तो है। और पैसों की कमी मुझे होगी नहीं मम्मो। मैं मर भी गया तो मेरी जेब से पैसे निकलेंगे। क्या अपने आने वाले दिनों के बारे में आदमी इस हद तक सही बात कह सकता है? जनाजे का गुस्ल देने के लिए जब सिराज मियाँ के बदन के कपड़े फाड़े गए तो निचली बनियान में से सचमुच 300 रुपए निकले थे। यूं थोड़े पैसे घर में भी थे और कफन दफन उन्हीं से हुआ, लेकिन बाद के सारे कामों में वही रुपए काम आए। खास तौर पर चहल्लुम की दावत में बस्ती के इतने सारे लोग कभी न बुलाए जाते यदि वह 300 ना होते तो। यूं मरियम ने इतने बड़े पैमाने पर दस्तूर निभाने की बात सोची भी नहीं थी। उसका ख्याल था कि फातिहा के बाद 10-5 फकीरों को खिला देना काफी होगा। लेकिन ननद का रुख दूसरा था। उसने सीधे तो कुछ नहीं कहा, पर गोल मोल बातों का मतलब यही था कि कस्बे के पुराने वाशिंदे होने के नाते भैया की सभी से मेल मुलाकात और राह रस्म थी। उन्हीं के आखिरी काम में सारे लोग ना बुलाए गए तो बिरादरी के लोग क्या कहेंगे। वह जैसे ताना था कि जिस शौहर के साथ जिंदगी के इतने बरस गुजारे, उसी के आखिरी काम के लिए मरियम कंजूसी करना चाहती है। अम्मा, अब की बार मिन्नत भरे स्वर के साथ ही अपनी बाह पर मरियम को गुलशन का स्पर्श भी महसूस हुआ। बाहर मर्दाने में फिर किसी ने पेट्रोमैक्स उठा लिया था। उसकी आधी रोशनी पर्दे को लांग कर इधर कूद गई थी और पेड़ों पर का प्रकाश रेशमी खोल की तरह नीचे उतर चुका था। उसी उजाले में मरियम ने देखा कि गुलशन का सारा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है और पपोटे थर्रा रहे हैं। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, चाहती थी कि बेटी को सांत्वना दे, पर एक गोला सा उमड़ कर गले में फंस गया। अंत में बड़ी कठिनाई से दांत होंठ भींचकर उसने अपने को जब्त किया और बोली, और सब लोगों ने खा लिया? हाँ, तुम्हारी फूफी? वह भी। चलो अम्मा, कब तक भूखी बैठी रहोगी? खनाक। कुएं के पास बर्तन धोने वाली ने फिर कोई रकाबी पटकी थी शायद। उससे थोड़ी दूर घूरे पर जख्मी खाने का ढेर लगा हुआ था। इर्द गिर्द कुत्ते मंडरा रहे थे। मर्दाने से रह रहकर हंसी का शोर उठ रहा था। उन आवाज़ों से मरियम ने अंदाज़ा लगाया कि खाना हो गया और मास्टर साहब पान दे रहे हैं। और यह खाना देखो। अचानक बिरयानी की देग में कफगीर डालकर कोई चिल्लाया। शायद ननद ही थी। जोर से पुकार कर बोली, आए गुलशन, जरा मास्टर साहब को बुलाना तो। और वह कफगीर चलाती हुई बड़बड़ाने लगी, खुदा जाने बस्ती में दावत नहीं पहुंची या लोग आए नहीं। और कितनी बार कहा कि 1.5 मन की बिरयानी बहुत होती है, पर मेरी कोई सुने तब ना। या अल्लाह, यहाँ तो 1/4 देग भरी पड़ी है, यह कौन खाएगा? गुलशन चुपचाप उठकर वहां से चली गई। उसके लौटते हुए शरीर को देखते देखते मरियम का मन फिर करुणा से भर आया। जब गुलशन आंखों से ओझल हो गई तो एक बार देग पर से फिसलती हुई निगाह घूरे पर टिक गई, जहां जख्मी बिरयानी का ढेर लगा हुआ था। थोड़ी देर वह लगातार उस ढेरी की ओर देखती हुई सोचती रही, उन जैसे अकेलों के लिए 300 रुपए क्या कम होते? फिर अचानक मन में उठे किसी ख्याल को जबरदस्ती दबाती हुई वह रोने लगी। खुदाया, मुझ लालची और जाहिल औरत को माफ कर। बेटी की ममता में मैं कभी कभी अंधी हो जाती हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।